into the act, I would like to tell you certain things about Sale of Goods Act. The fact is कि Sale of Goods Act is boring, very very boring, but टेक्निकल. ठीक है. जब हम पढ़ते हैं कुछ एक्ट्स होते हैं जो एब्सर्ड होते हैं, ठीक है, जिनको पढ़ के लगता है कि व्हाट इज वाई क्या होता है उस एक्ट का, वो हमें समझ नहीं आता. ठीक है यार, इतना लंबा खींचने की जरूरत क्या थी. वन ऑफ दोज एक्ट्स इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट. ठीक है, जो काफी लंबा है. कई बार ऐसा लगेगा यार एक लाइन है, एक लाइन के पीछे क्यों पड़ गई हूँ. वो इसलिए पढ़ी हूँ क्योंकि प्री मेंस में आनी है. ठीक है. बेयर एक्ट के एक वर्ड के पीछे हो सकता है आपको 5-7 पेज लिखवा दिए जाए, 10 पेज लिखवा दिए जाए. बी रेडी. ठीक है. आई ट्राई नहीं, आई मेक श्योर कि आपको किसी बुक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी. ठीक है. सारे प्री और मेंस के क्वेश्चंस आई विल कवर देम ऑल. ठीक है. थैंक यू. सो आज इंट्रोडक्टरी क्लास है. ठीक है. आई ट्राई टू टेक इट इजी, जो कि इजी नहीं होगी, थोड़ी सी होगी टेक्निकल, क्योंकि कुछ चीजें मैंने आज करानी है. सो बियर विद मी. एंड साथ साथ जो न्यू स्टूडेंट्स है उनको मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज नोट थिंग्स डाउन. एवरीथिंग दैट आई एम गोइंग टू से इज गोइंग टू मेक सेंस. ठीक है. कल को आपको याद नहीं रहने वाला है जो मैंने आज बोला होगा. आज हमें लगेगा कि यार एग्जाम्पल ही तो है, एग्जाम्पल तो याद रहती है, लेकिन जब 15 सब्जेक्ट्स की एग्जाम्पल्स याद रखनी पड़ेगी, नहीं रहेंगी. ठीक है. इसलिए एग्जाम्पल का हिंट जरूर लिख लीजिए अपने पास, ताकि जब आप पढ़ो तो अगली बार एग्जाम्पल याद आ जाए, ताकि पूरी स्टोरी आपके सामने एक पिक्चर बन जाए. विजुअल मेमोरी होती है सबकी, पिक्टोरियल मेमोरी होती है, एक पिक्चर बन जानी चाहिए. चार्ट्स के फॉर्म में बनाओ, जैसे मर्जी बनाओ, यू विल हैव टू मेक दिस फॉर योरसेल्फ. ठीक है एवरीवन. ठीक है. ओके. तो सबसे पहले हम जानते हैं हुआ क्या, होता क्या जनरली. तो जनरली होता क्या है, हम जानते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जैसे एक चीज ले लेते हैं. चलो, कौन सी ईयर का है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. जो भी प्री के क्वेश्चंस होंगे साथ साथ बैरक में और नोटबुक में हर जगह मार्क होते जाएंगे. मैं बोलती जाऊंगी, आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिफरेंट कलर का पेन यूज करके मार्क करते जाना. ठीक है. ओके. सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक्ट था. अब आप कॉन्ट्रैक्ट किस चीज को लेके कर रहे थे यार. लोग कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट या तो मूवेबल प्रॉपर्टी को लेके मोस्टली, या इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके. ठीक है. या कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं इमूवेबल को लेके, या हो रहे हैं मूवेबल को लेके. अब हमने सपोजिबली इसके दो कैटेगराइजेशन कर दी है. एक कर दी है इसकी इमूवेबल, और एक इसकी कर दी है मूवेबल वाली कैटेगराइजेशन. अब बारी आ जाती है यार, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल करनी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी की लीज करनी है या मॉर्गेज करना है. क्या क्या कर सकते हो आप. सेल कर सकते हो, लीज कर सकते हो, मॉर्गेज कर सकते हो, गिफ्ट कर सकते हो. एक चीज रह गई है, एक्सचेंज. आप देखो ये सारी चीजें मैं करने लगी हूं एक इमूवेबल प्रॉपर्टी की. ठीक है. तो हमें इतना समझ आ गया यार, क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के हैं तो इनको तो हम यहां जो हम एक्ट आज पढ़ने लगे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट, उसमें फिट नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है. हमारे नाम से पता लग रहा है सेल ऑफ गुड्स है. ठीक है. आज हम गुड्स की डेफिनेशन देखेंगे, होते क्या है गुड्स यार, जिसको हम आज कवर करने वाले हैं. ठीक है. हम पूरे थ्रू आउट आवर कोर्स गुड्स को कवर करने वाले हैं. गुड्स में आता क्या क्या, वी आर गोइंग टू सी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. आप इतना जान लीजिए, ये सारी जो चीजें हैं जो देखने में हमें लगता है यार ये भी तो आ जानी चाहिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, इनके लिए हमारे पास अलग से एक्ट है, विच इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट.
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 1882 है आई थिंक ना, 1882, ठीक है। इसके बाद बारी आ जाती है यार मूवेबल की अगर सेल करनी हो, इसके लिए हम कहते हैं रुको, आपको अगर मूवेबल की सेल करनी हुई ना तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है। आपको आई होप ये वर्ड्स के मतलब पता है, जो न्यू स्टूडेंट्स है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है। सेल, लीज, रेंट पे, मॉर्गेज, गिफ्ट एक्सचेंज, डन, ठीक है। से अब अगर मेरे पास गोल्ड पड़ा है और मैंने गोल्ड के बदले पैसा लेना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, गोल्ड को प्लेज गिरवी रखूंगी ना यार, ठीक है, मैं प्लेज करूंगी। ये टॉपिक भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर नहीं होता। देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके मोस्टली सारी चीजें एक जगह कवर हो रही हैं टीपीए में, लेकिन सोगा में सिर्फ एक चीज ही कवर हो रही है, सेल। प्लेज के लिए फिर से हमें हेल्प लेनी पड़ती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, ठीक है। तो टेक्निकली स्कोप हम देखिए, जब हम स्कोप की बात करें तो आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि स्कोप ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज वेरी लिमिटेड, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड सा स्कोप बन चुका है यहां तक, ठीक है। चलिए आगे, ठीक है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं, हम सारे जानते हैं कि मैंने आपको कुछ बेचना है। सेल वर्ड यूज है यार, सेल वर्ड यूज करा गया है, तो मुझे इतनी समझ आ गई यार, एक बंदा होगा सेलर और एक होगा बायर, है ना, एक होगा सेलर एक होगा बायर। अब जो बायर है ना, इसकी इज्जत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अ डोनी। मैंने आपको चीज गिफ्ट करी, जब हम टीपीए में गिफ्ट पढ़ेंगे तो विल फाइंड आउट कि यार गिफ्ट जिसको देते हैं उसकी इज्जत ही नहीं करते, हम उसे पूछते ही नहीं कुछ, सब चीज में उसको होल्ड पे रख देते हैं, इससे बाद में पूछ लेंगे, देना है कि नहीं बाद में पूछ लेंगे, इसलिए लेना है कि नहीं बाद में पूछ लेंगे, एवरीथिंग वी जस्ट डू नॉट रिस्पेक्ट दैट पर्सन, दैट एंटिटी। लेकिन एक खरीदार क्योंकि वो कंसिडरेशन देगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से वो कंसिडरेशन देगा, तो इसकी इज्जत थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू पीपल हु आर गोइंग टू रिसीव गिफ्ट्स, ठीक है। अब बारी आ जाती है यार, मान लिया ये हो रहा है, हम अगर एक इंसान को कोई चीज की सेल कर रहे हैं, तो यानी कि वो चीज में प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर करने लगे हैं। बात आती है, बहुत बार मेरे मुंह से वर्ड सुनोगे, यार प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने का मतलब क्या है, ये चीज अभी अगर हम समझ लेंगे तो हमारे लिए एक्ट पढ़ना आसान रह जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का मतलब क्या है, आप देखो, जब मैं एक प्रॉपर्टी की लीज करती हूँ ना, मैं किराए पे चढ़ाती हूँ, तो मैं क्या करती हूं, मैं आपको एक स्पेशल राइट देती हूं कि यार यू कैन कम एंड स्टे इन दिस प्रॉपर्टी फॉर सम टाइम, यू कैन एंजॉय दिस प्रॉपर्टी, राइट। राइट टू एंजॉयमेंट मैं आपको दे रही हूं, तो मैं आपको स्पेशल राइट दे रही हूं, ठीक है। जब मैं मॉर्गेज कर रही हूं तो भी मैं आपको राइट टू एंजॉय फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम दे रही हूं, ठीक है। जब मैं ऐसा कोई भी काम कर रही हूं तो मैं आपको एक लिमिटेड राइट, एक स्पेशल राइट दे रही हूं अपनी प्रॉपर्टी में। लेकिन जब मैं आपको सेल करती हूं ना यार, तो सेल करने के टाइम मैं आपको जनरल प्रॉपर्टी, अभी हमने क्या देखा, स्पेशल प्रॉपर्टी पास कैसी होती देख ली है, लीज की फॉर्म में, मॉर्गेज की फॉर्म में स्पेशल प्रॉपर्टी पास हो जाती है, क्योंकि सारे हक नहीं जाते, स्पेशल हक जाते हैं, इसलिए स्पेशल प्रॉपर्टी पास होती है। प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नहीं है, मैं जो वर्ड प्रॉपर्टी यूज कर, प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास्ड, मतलब ओनरशिप है इसका मतलब टेक्निकली, डू यू गेट इट, हक है। इस प्रॉपर्टी वर्ड जो मैं यूज कर रही हूं उसका मतलब हक रहेगा, ठीक है। कि कैसा हक, स्पेशल हक के जनरल हक, सेल के केस में जनरल हक, जनरल प्रॉपर्टी, ठीक है। बाकी सब चीजों के केस में हमेशा आप पाएंगे कि हमेशा स्पेशल हक ही ट्रांसफर होता है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सेल। यू विल फाइंड आउट अगर वर्ड यूज है एब्सोल्यूट ट्रांसफर, इसका मतलब है पक्का सेल हुई है यार, एब्सोल्यूटली ट्रांसफर हो गया। अगर वर्ड यूज है जनरल ओनरशिप, जनरल प्रॉपर्टी, आप समझ जाओगे जनरल प्रॉपर्टी मतलब सब कुछ ट्रांसफर हो गया, सेल हो गई है। अगर वर्ड यूज है ओनरशिप, ट्रांसफर हो गई है, हम कहेंगे अच्छा अच्छा पक्का सेल हुई होगी।
तो ये तीन वर्ड्स, जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स, एब्सोल्यूट ट्रांसफर एंड ओनरशिप ट्रांसफर, ये तीनों चीजों से हमें एक चीज डिसाइफर करनी आ जानी चाहिए। वो चीज हम क्या डिसाइफर कर पा रहे हैं कि यार ये तीनों आर रिलेटेड टू सेल ओनली। यहां तक ठीक है? किसी को यहां तक कोई शक? प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब समझ आ गया क्या होता है? प्रॉपर्टी वर्ड में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है, दैट इज व्हाई आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन कि प्रॉपर्टी इज नॉट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इज नॉट माय घर, प्रॉपर्टी हियर इज द हक ओवर माय घर। डन एवरीवन? ठीक है, ओके। हम जानते हैं सबसे पहले, I'll dictate also the history portion जिसमें से प्री के क्वेश्चन बने, I'm going to dictate all of that, but before that I just want to give you a glimpse कि हिस्ट्री है क्या इसकी। ठीक है एवरीवन? ओके, हाँ जी। तो होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास सेल ऑफ गुड्स एक्ट नाम का कोई एक्ट था ही नहीं। बिफोर 1930 सेल ऑफ गुड्स एक्ट से पहले कुछ भी नहीं था। आई एम गोइंग टू गिव अ डिक्टेशन एज वेल, इफ यू गाइस वांट टू राइट दैट्स गुड इनफ, अदरवाइज मैं डिक्टेशन तो देने ही वाली हूँ हिस्ट्री की। हाँ जी, तो 1930 से पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट नाम की कोई चीज थी नहीं। पहले क्या था? पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही सेल कवर्ड थी। सेल नाम की चीज, सेल ऑफ गुड्स नाम का पूरा ये जो कॉन्सेप्ट था, दैट वाज एंटायरली कवर्ड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर नंबर 7 ये प्री में आता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेल ऑफ गुड्स कहां पे था? चैप्टर नंबर 7, सेक्शन नंबर याद है? 76 to 120, 124, 123 है कि 124 है? 123 है आई थिंक, 123 होना चाहिए। 124 से तो 120, हाँ 123 होना चाहिए। 176 to 123। तो हुआ क्या, हम जानते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से दो चीजें अलग करी गई हैं। वो दो चीजें कौन कौन सी अलग करी गई हैं? एक करा गया है अलग सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एक करा गया है अलग पार्टनरशिप एक्ट। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट था वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर नंबर 7 था, और जो पार्टनरशिप एक्ट था वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर नंबर 11 था। ठीक है, was 236 to 269 आई थिंक। एनीवे ठीक है, इट्स फाइन इट्स फाइन इट्स फाइन, वहां जाके देखेंगे। अभी के लिए हमारे पास ये जानना जरूरी है, दैट्स मोर देन इनफ। हाँ जी, तो आप देखिए 76 to 123 याद कर लिया। प्री के हिसाब से आपका पहले कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता था, इसको अलग कर दिया गया। सवाल आता है अलग किया क्यों गया? एवरीथिंग हैज अ व्हाई बिहाइंड इट। तो अलग क्यों किया गया? क्योंकि हुआ क्या था यार, हमें लगने लग गया था कि व्हाटएवर प्रोविजंस हैव बीन गिवन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दैट डू नॉट सफाइस, वो सफिशिएंट नहीं है यार अब, क्योंकि टाइम के साथ साथ ट्रांजैक्शंस बढ़ती जा रही हैं। हम चाहते थे कि सेल ऑफ गुड्स का सेल का स्कोप बढ़ा दिया जाए। हमने सेल का स्कोप बढ़ाने के चक्कर में एक नया एक्ट निकाल दिया। जैसे इंडियंस को आदत है हर चीज एग्जैजरेट करने की, उन्होंने उसमें से निकाल के कल आउट करके एक अलग एक्ट बना दिया। ठीक है, नंबर ऑफ सेक्शंस आई नॉट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, 10-15 सेक्शंस एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। लेकिन हुआ क्या था, पुराने वाला सेल में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिसिंग थी। एक चीज है सेल, एक है एग्रीमेंट टू सेल। एक चीज है सेल, एक है एग्रीमेंट टू सेल। ये दोनों चीजों में डिफरेंस है। ये डिफरेंस पुराने एक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में था ही नहीं। हमें लगा यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए काम करते हैं अलग से एक्ट बनाते हैं, उसमें प्रॉपर्ली डिटेल्ड तरीके से दे देंगे। वन रीजन। सेकेंड रीजन वाज कि हमारे पास राइट्स ऑफ अनपेड सेलर पुराने एक्ट में, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जब हिस्सा था उसमें थे ही नहीं यार। तो हमें तब भी जरूरत लगी टू कॉल आउट एंड मेक अ न्यू एक्ट आउट ऑफ इट, ताकि हम ये वाली चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं एक्चुअली फॉर द पर्पस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, उनको प्रॉपर्ली डिटेल्ड तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक नए एक्ट में डाल पाए। पुराने एक्ट में इतनी अमेंडमेंट करना पॉसिबल नहीं था, दैट इज व्हाई वी डिसाइडेड टू सेग्रीगेट इट फ्रॉम द प्रीवियस लॉ व्हिच वाज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यहां तक क्लियर है? रीजन क्लियर है? दो मेन रीजन आपके सामने खड़े हैं। बाकी ऑब्वियसली कॉम्प्रिहेंसिव करना चाहते थे, डिटेल करना चाहते थे
क्योंकि कमर्शियल ट्रांजैक्शंस बढ़ती जा रही थी, सेल बढ़ती जा रही थी, हम सब कुछ सिक्योरिटी लाना चाहते थे, वो एक अलग रीजन है। पुराने एक्ट में मिसिंग क्या था, वो दो चीजें थी। ये मैंने आपको भी बोला, इतनी अमेंडमेंट, कितने सेक्शन बदलते। आप ये देखो, हमें रियलाइज हो रहा था कि यार ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है, डायनेमिक डायनेमिक डायनामिक नहीं है, सम सॉरी, ठीक है। तो ये एवर इवॉल्विंग है, ठीक है। ये इसलिए चेंज होते रहना है, टाइम के साथ साथ ट्रांजेक्शन बढ़ती रहनी है। तो हम चाहते थे एक इंसान को इतनी सिक्योरिटी देना था कि वो सेल ट्रांजेक्शन में मोर से ज्यादा एंटर करे, ताकि हमारा मनी फ्लो बढ़ता रहे, इकोनॉमी ग्रो करती रहे, ठीक है। अगर एक इंसान के पास, एक अनपेड सेलर के पास राइट्स, उसके ना एक्सप्लेन करते ठीक से, आप देख लो कितने सेक्शन है, 8 सेक्शन है ऑलमोस्ट। 8 सेक्शन नए अमेंडमेंट से ऐड करने एक इतने से एक्ट में, सिर्फ एक टॉपिक के, क्या पॉसिबल था? आपको पता है जब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में हम पढ़ते हैं ना, वो भी यही बोला गया था। पॉलक एंड मुल्ला तक ने ये बात बोली थी कि यार हम नहीं कहते, हम चाहते हैं कि सभी एक्ट में अमेंडमेंट कर दो ना, क्यों आपने अलग से खलेरा डाल दिया है। लेकिन साथ में ये भी उन्होंने बोला था, इट इज नॉट वर्थ द लेबर कि सारे एक्ट्स की अमेंडमेंट करी जाए। सिमिलरली इन दिस केस इट वाज नॉट वर्थ द लेबर कि पूरे के पूरे एक्ट, पूरे के पूरे पोर्शन की ही अमेंडमेंट कर दी जाए, बिकॉज कुछ पोर्शन से 2-4 सेक्शन की अमेंडमेंट से काम नहीं चलना था, ठीक है एवरीवन। चलें आगे, ठीक है। एक काम कीजिए, आई एम गोइंग टू गिव यू डिक्टेशन, हिस्ट्री के नाम से आप उसके अंदर लिख लीजिए, ठीक है। व्हाटएवर पोर्शन इज रिक्वायर्ड फॉर योर प्रिलिमिनरी, आई एम गोइंग टू गिव यू दैट। most laws most laws are borrowed from England. Most laws are borrowed from England. Stop. By the end of 19th century, by the end of 19th century, England started the codification. By the end of 19th century, England started the codification of commercial laws. Commercial laws. This process of codification was completed by Sir Mackenzie Chalmers. Sir Mackenzie Chalmers. He drafted 3 legislations. First is Bill of Exchange Act 1882. बिल ऑफ एक्सचेंज पता है सबको? पुराने जो आपको नहीं पता, आपको पता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नाम की कोई चीज सुनी है? आप लोगों ने जो पढ़ चुके हैं उन्होंने तो सुनी होगी, जो कॉलेज वाले हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नाम की चीज जो है वो है क्या? हुआ क्या, मैंने आपसे सामान खरीदा, तो पॉसिबली मैंने सामान खरीदा ध्रुव से, ठीक है, बट मेरे पास पैसे देने के लिए नहीं है, तो ध्रुव ने क्या करा, एक जगह लिख के दे दिया, श्रद्धा यू ओwe me 10,000 रुपीज। हो सकता है, श्रद्धा यू हैव टू पे मी 10,000 रुपीज, ठीक है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। अब हुआ क्या, मैंने आगे आकाश से कुछ खरीदना है, मैं क्या करती हूँ, वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज जो मुझे उसने बना के दिया था ना, मैं कह रही हूँ आकाश आई कांट पे, नहीं जो भी था, अरे यार रुको, एग्जाम्पल में कंफ्यूजन हो गया, नहीं 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 रुको, किसने देने थे, ध्रुव ने देने थे कि मैंने देने थे? मैंने देने थे, हाँ, तो एग्जाम्पल गलत हो गया ना, हाँ, पैसे मैंने देने थे ना, हाँ। तो ध्रुव ने आगे सामान खरीदा आकाश से, और बोला, ध्रुव कहता मेरे पास पैसे नहीं है, बट मेरे पास 10,000 रुपीज का नोट है जो श्रद्धा ने मुझे देने हैं। हो सकता है, तो वो क्या करता है, वो 10,000 का नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, वो रखवा देता है आकाश के पास, ठीक है। तो ये सारे हो जाते, गार्निशी वगैरह जो आपका सीपीसी में पढ़ते हैं आप, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज का काम कर रहा है, हर टाइम ना पैसे को पिक्चर में लाना पॉसिबल नहीं था।
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया था बिकॉज मनी कुड नॉट बी सर्कुलेटेड एवरी टाइम. ठीक है, दैट इज व्हाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एटसेट्रा वाज ब्रॉट इनटू पिक्चर व्हिच यू आर गोइंग टू सी इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. बिल ऑफ एक्सचेंज इतना समझ आ गया होता क्या चीज है अनिकेत? ठीक है, ओके. तो पहला एक्ट उन्होंने बनाया बिल ऑफ एक्सचेंज एक्ट 1882. नेक्स्ट उन्होंने बनाया सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1893. 1893. नेक्स्ट मेरीन इंश्योरेंस एक्ट. मेरीन इंश्योरेंस एक्ट 1906. और जो हमारा अब वाला सेल ऑफ गुड्स एक्ट है इट इज बेस्ड ऑन दिस. सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में आता है. इज बेस्ड ऑन व्हाट? होगा 1893. देखिए आगे. ठीक है, प्लीज राइट डाउन the provisions of sale of goods. The provisions of sale of goods was earlier provided under Indian Contract Act, under chapter 7 sections 76 to 123. section 76 to 123 ब्रैकेट में लिख लीजिएगा. 7 section 76 to 123 full stop. The provisions of ICA were inadequate. The provisions of ICA were inadequate to cope up with the new developments. To cope up with the new developments and trends in trade and business. New developments and trends in trade and business. Stop. Later on to provide a comprehensive piece of legislation, provisions related to SOGA, provisions related to Sale of Goods Act were omitted from Indian Contract Act, and a new act was codified in the form of Sale of Goods Act 1930. In the form of Sale of Goods Act 1930. SOGA was earlier known as underline कर लेना Indian Sale of Goods Act. Indian Sale of Goods Act 1930. But it was amended as Sale of Goods Act. Earlier it was known as Indian Sale of Goods Act 1930. पहले उसका नाम Indian Sale of Goods Act था. उसके बाद 1963 में ना, सुनो एक बार बात, 1963 में इसका नाम Sale of Goods Act कर दिया गया. What do you think might have been the reason? समझी नहीं क्या बोला आपने? सॉरी. मतलब अलग करने के लिए आपने जैसे बोला ब्रिटिशर्स का भी था, तो ब्रिटिशर हमारे यहाँ रूल करते थे, इसलिए लगाया हुआ था ताकि वो अलग कर दें.
English sale of goods can be after character. That's why एक्चुअली हुआ क्या था, हमारे पास इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट था ना, जिसके बेसिस ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਸੇਲਸ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਐਕਟ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ठीक है, इन्होंने की कीता बिकॉज अपना अपना बखरा बना रहे थे, है ना। वी हैड अ डिफरेंट वन इन इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट वाज देयर इन द पिक्चर, ठीक है, बट हम अपना अलग बनाना चाहते थे, तो हमने क्या करा, इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट नाम से बना दिया। इंडिपेंडेंस हुई, हमें लगा कि यार अब तो इंडियन वर्ड की जरूरत ही नहीं है यार, ठीक है, तो हमने क्या करा, इंडियन वर्ड हटा दिया और अकेला सेल ऑफ गुड्स एक्ट रहने दिया, ठीक है, यही रीजन है इसका, ठीक है, लिख लीजिए प्लीज, कहां तक लिखा है। It was amended as Sales of Goods Act. Amended as Sale of Goods Act in 1963. In 1963, by an amendment on 22nd September 1963. Mark it. 22nd September 1963. 1963. Full stop. ये समझ आ गई ना आपको, वर्ड इंडियन वाज ओमिटेड एंड एवरीथिंग, आई एम नॉट डिक्टेटिंग इट, इट्स फाइन, राइट। नेक्स्ट पैराग्राफ। अब आप देखोगे पूरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट जब नजर मारोगे ना यार, तो आप पाओगे यार है तो 4 पेज का ये एक्ट, बट इलस्ट्रेशन कोई नहीं है यार इसमें। सवाल आता है, व्हाई आर देयर नो इलस्ट्रेशंस इन सोगा, क्वेश्चन डाल लो और बता भी दो मुझे आंसर। व्हाई आर देयर नो इलस्ट्रेशंस इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इलस्ट्रेशंस पता होती हैं, नहीं पता, पता है इलस्ट्रेशन सबको पता है, किसी को नहीं पता मुझसे पूछ सकते हैं आप, मुझे पता है आप लोग कॉलेज में, और कॉलेज में क्या होता है नो, तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, पता है अनिकेत, हाँ जी। तो आप देखिए बेसिकली ना, जब हम स्टैटू एक लॉ पढ़ते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, एक सब्जेक्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स आईओएस, वहां पे एक ही बात को 10 बार बोला गया, तो ठीक है, बेसिकली इलस्ट्रेशंस को माना जाता है दे आर एक्सटर्नल एड्स टू अ सेक्शन। एक्सटर्नल एड्स माने ऐसी चीज जो बाहर से आके आपकी हेल्प कर रही है आपको समझाने में, ठीक है। तो हमें क्या लगा यार, सेल ऑफ गुड्स हम पढ़ते हैं बहुत बार ऐसे पढ़ते हैं कि हमें सेक्शन नहीं समझ आता, इलस्ट्रेशन में जाते हैं, इलस्ट्रेशन समझ आती है, हमें लगता है हाँ हाँ ये मतलब इसका ये होता है, दिस इज व्हाट वी डू। तो बेसिकली सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हमें एक चीज रियलाइज होगी यार, ये तो एवर इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है। अगर हमने लोगों की दायरा, सोच के दायरे को कम कर दिया ना इलस्ट्रेशन डाल के, लोगों ने वहीं पे रह जाना है। We did not want to risk it. So what we did was, हमने सोचा यार let people interpret it as largely as they can. So we decided not to introduce illustrations into this act. ठीक है, please write down. Illustrations are aids to interpretations, aids to interpretation. Stop. They simplify, clarify, they simplify, clarify, and narrow down the meaning. And narrow down the meaning. Stop. There are no illustrations in this section because, in this act, there are no illustrations in this act because by adding illustrations, the scope of this act would be narrowed down. The scope of this act would be narrowed down, and commercial transactions are ever evolving. Are ever evolving, and so is this law. And so is this law. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, पर्पस ऑफ दिस एक्ट।
It is well known that Sale of Goods Act is based upon, it is well known that Sale of Goods Act is based upon and is largely the reproduction of English Sales of Goods Act, and is largely the reproduction of English Sale of Goods Act 1893, and in principle as well as in most details, law of sale of goods, in most details, law of sale of goods in both the countries is now the same. In both the countries is now the same, and therefore the English authority on interpretation of different sections, therefore English authority on interpretation of different sections, although not technically binding in India, would have great persuasive value. Technically binding in India would have great persuasive value. Persuasive का मतलब समझते हैं हम क्या होता है? हाँ जी बहुत ही गंदा लिखा गया, बट SIV ये लास्ट वर्ड, ठीक है. परसुएड करना किसी को, कन्विंस करना इज परसुएशन, ठीक है. तो अपनी डिक्शनरी में थोड़े से वर्ड्स भी ऐड करते जाएं. Like after my class, please make sure that you remind me either to give you a phrase or an idiom or a word or something like that, ठीक है, for your vocabulary, or try to learn a word from any day's class. मतलब रोज की क्लास हो रही है, ठीक है. Pick up a word which you think is new for you, add into your dictionary. Your dictionary should be the one that you're going to use tomorrow. That's it. Okay, any word, one word, use it. एक वर्ड को इतना घसाओ, जबरदस्ती घुसाओ बातों में, ठीक है. यू लर्न इट, ठीक है. ओके, लास्ट लाइन इसके लिख लीजिए. द बेसिक ऑब्जेक्ट and purpose was the development of trade, and commerce in the country. ये बना लो उसके नीचे. हमारा इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1893 से हमने ये बनाया, लेकिन अब ये रिपील हो चुका है, ठीक है. ये रिपील होकर क्या बन चुका है इंग्लैंड में? ये है प्रेजेंट लॉ इन इंग्लैंड, सेल एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एक्ट 1994. दिस इज द प्रेजेंट लॉ ऑफ इंग्लैंड. हमने जिसके बेसिस पे बनाया था वो भी रिपील हो चुका है. सेल एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एक्ट 1994 it is. This is the present law in England, as I already mentioned. ठीक है. प्री में आपको क्वेश्चन आता है कि whether Sale of Goods Act enacts a new law.
What are you going to say? Whether SOGA enacts a new law? No. Let us, for 1 second, open the BEAR Act. प्रियम्बल खोलिए. आप देखो जो सबसे ऊपर हेडिंग होती है ना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 लिखा हुआ है बड़ा बड़ा. दैट इज कॉल्ड द शॉर्ट टाइटल. आपको शेयर करना होगा BEAR Act. किसी के पास नहीं है और BEAR Act? आप शेयर कर लीजिए. आपके पास फोन में है? ओके. प्लीज ट्राई टू ब्रिंग योर BEAR Acts tomorrow, everyone. ठीक है? It will be easier for you to mark stuff and all, right? बाकी सबके पास पीछे है? दिख रहा है ना सामने कुछ? ठीक है. देखिए जो हेडिंग है टॉप पे बड़ी बड़ी लिखी गई, दैट इज नोन एज द शॉर्ट टाइटल. और ये जो नीचे लिखा है, एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड, दिस इज द लॉन्ग टाइटल. ठीक है? जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, पूछा कि नहीं जाता. दिस इज द लॉन्ग टाइटल. उसके नीचे वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट, दिस इज द प्रियम्बल. ठीक है? हम सारे को एक साथ प्रियम्बल बोल देते हैं क्योंकि जल्दी में कुछ नहीं है, हमें मतलब नहीं है. बट बात यह है कि वो शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल एंड प्रियम्बल, दीज आर द थ्री पार्ट्स जो हेडिंग में दिए गए होते हैं. ठीक है? तभी आप सेक्शन 1 पढ़ते हो. सेक्शन 1 का पहला वर्ड क्या होता है? शॉर्ट टाइटल. एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट शॉर्ट टाइटल वर्ड होता है ना. और अगर पहली लाइन की लिखी होती है पहले क्लॉज 1 में, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, मतलब उसका पहला शॉर्ट टाइटल ही इसका नाम है. नाम इज अ शॉर्ट टाइटल, दैट्स इट. ठीक है? ऊपर देखो ब्रैकेट में लिखा है 3 ऑफ 1930. आगे बाहर भी लिखा है 3 ऑफ 1930. मतलब 1930 में जितने एक्ट्स आए, तीसरे नंबर पे जो एक्ट आया वो ये था. ठीक है? 1930 में जितने एक्ट्स आए, तीसरे नंबर वाला एक्ट है हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट. अगर आप लोग को, नए स्टूडेंट्स को जो कॉलेज में है, उनको ओवरवेलमिंग लगे तो मुझे रोकिए. आई विल एक्सप्लेन अगेन. I'll pause, I'll give you a break, whatever works for you all, I'll do that. But I do not want you guys to feel out of the place कि यार ये क्या चल रहा है यार. ठीक है? अब मुझसे पूछ सकते हैं, रोक सकते हैं. I'll like slow down my pace as well in case you guys think this is turning overwhelming. ठीक है? All of you, everyone, works. All right. ठीक है. इसके बाद आप आ जाइए. मैंने आपको एक चीज दिखाने के लिए यहाँ पे खुलवाया है. इसका पहला लॉन्ग टाइटल देखा जरा, एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड. आप देखो, अमेंड मतलब पहले कुछ पढ़ा था जिसको अमेंड कर रहे हो यार. कॉमन सेंस की बात है, हमें पता है क्या पढ़ा था. पता है ना क्या पढ़ा था. तो इससे मैं समझ आ गया कि यार जो भी आपने सबने जवाब दिया था वो सही जवाब था. व्हेन आई आस्क्ड ऑल ऑफ यू दैट वेदर सोगा इज अ न्यू लॉ, आपने बोला नहीं, पुरानी चीज को अमेंड करा गया, नया थोड़ी है यार. पुरानी चीज, इससे हमें प्रूफ मिल गया यार. इन्होंने वर्ड अमेंड यूज कर लिया कि पक्का पुरानी चीज को ही कुछ अमेंड करा जा रहा है. कुछ पहले पढ़ा होगा पक्का, नया नहीं है. ठीक है? राइट डाउन अ क्वेश्चन along with आंसर. Whether Sale of Goods Act 1930 enacts a new law. ये क्वेश्चन डालो. Whether Sale of Goods Act 1930 enacts a new law. Enacts a new law. Please write down. As defined by the preamble of the Act, as defined by the preamble of the Act, this Act was enacted. This Act was enacted to define and amend, to define and amend the law relating to sale of goods. The law relating to sale of goods. Full stop. Indian Contract Act is the parent act. Indian Contract Act is the parent act. Parent act. And lays down general principles and rules. And lays down general principles and rules relating to all kinds of contracts. Relating to all kinds of contracts, including the contract of sale of goods. Including the contract of sale of goods. Stop.
दिस इज क्लियर, जो मैं लिखवा रही हूं उसको मैं समझाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं कुछ. दिस इज क्लियर फ्रॉम सेक्शन 3 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट. This is clear from section 3 of Sale of Goods Act, which provides that the unrepealed provisions, ठीक है, स्पेलिंग समझना है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है. Unrepealed provisions of ICA 1872 except which are inconsistent with the express provisions of SOGA shall continue to apply to contracts for the sale of goods. Continue to apply to contracts for the sale of goods. Stop. Further, section 2 clause 15 provides that unless there is something inconsistent in the subject or context, the expressions not defined in SOGA shall have the same meaning as given under Indian Contract Act. फुल स्टॉप. एक बार नजर मारते हैं 2.15 और 3 पे, क्योंकि हमने मेंशन कर दिया है तो चलो नजर मार लेते हैं. सेक्शन 3 पे आ जाओ सबसे पहले. सेक्शन 3 देखो मेरे साथ एवरीवन. एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट 9 ऑफ 1872. एक्ट 9 कौन सा है यार? 1872 का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑब्वियसली, है ना? ठीक है. The unrepealed provisions of ICA, save in so far as they are inconsistent with the express provisions of this act, shall continue to apply to contracts for the sale of goods. इसका मतलब क्या है? इन्होंने बोला देखो, हम एक चीज जानते हैं कि हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सारा कुछ नहीं बताया है. कुछ चीजें ना हमने छोड़ दी हैं. जो छोड़ी है ना उसके लिए उनका पेरेंट एक्ट बैठा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ये कह रहे हैं जो चीजें हम नहीं बता रहे वो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बता देगा. हम आपको हर वर्ड का मतलब तो दोबारा नहीं बताएंगे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बता चुका है. ठीक है. एसआरए भी यही करता है, पार्टनरशिप भी यही करता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी यही करता है. जो मैं नहीं बता रहा उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज योर पेरेंट एक्ट. ठीक है. लेकिन साथ में क्या बोल रहा है सेक्शन 3? कह रहा है यार देखो, अगर लड़ाई हो जाती है, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट में लड़ाई हो जानी है ना, कुछ इनकंसिस्टेंट मिल जाता है, ये कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है, तो आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात माननी है बस. दिस इज सेक्शन 3. Then which is going to override sale of goods act, specially generalia specialibus non derogant. बहुत बार सुना है हमने generalia specialibus non derogant. Special law always overrides general law. बचपन से सुना है ना? बचपन से मतलब जब से कॉलेज गए तब से सुन रहे हैं ना यार कि स्पेशल लॉ हमेशा ओवरराइड करता है जनरल लॉ को. उसकी मैक्सिम ये है, ये हर जगह काम आएगी आपके. ठीक है, सारे कोर्स में. ठीक है. तो यहां पे भी
आईसीए में से एक हिस्सा सेल अलग कर दी गई है तो स्पेशल बन गया यार अपने आप, एक ही चीज से केटर कर रहा है तो स्पेशल हो गया। पर हम जानते हैं स्पेशल लॉ ऑलवेज ओवरराइड्स जनरल लॉ। तो यही बात इसी मैगजीन को फोर्टिफाई कर रहा है हमारा सेक्शन नंबर 3। डन। 2:15 पे नजर मारे अब, आ जाओ। Expressions used but not defined in this act and defined in ICA have the meanings assigned to them in that act. खत्म। Easy? Everyone? प्रीति नहीं आ रहा ना समझ? अगर रजत मुझसे पूछोगे तो ऑनेस्टली फेस रीडिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। अब मुझे पूछना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। आप मुझे बताओ कहां से समझ नहीं आया एग्जैक्टली। 2:15 ओके, विल डू टुगेदर, नो प्रॉब्लम। देखो 2:15 कहता है जो एक्सप्रेशंस मैं यूज करने लगा हूं यार सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, जो वर्ड्स मैं यूज करने लगा हूं बट डिफाइन नहीं करे होंगे सारे, जो नहीं डिफाइन करे होंगे हैव द मीनिंग्स असाइन टू देम इन दैट एक्ट। दैट एक्ट इज आईसीए। बस खत्म हो गया। ओके ओके, एक बार के लिए सेक्शन 1 खत्म करते हैं, फटाफट आ जाओ। 1 सेज दिस एक्ट में बी कॉल्ड सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इसके साथ ना 3 स्टार्स बने हुए हैं 1 में, जो हम देखते इग्नोर कर देते हैं, देखते नहीं है। तो 3 स्टार्स को प्री के लिए मार्क कर लो। आपको पता है क्या है वो, नीचे फुटनोट में जाओ, खुद रीडिंग करो फुटनोट की, क्या लिखा है। मिल गया सेकंड फुटनोट। एक्ट 33 ऑफ 1963 जिसमें अमेंडमेंट हुई है, 1963 में अमेंडमेंट हुई है, मैंने आपको डेट भी दे दी हुई है। डन, ठीक है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। और हम जानते हैं पहले एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होता था, लेकिन आपको डेट याद रखनी है, अब जेएंडके पे भी एप्लीकेबल है। आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, डेट क्या थी, 31 अक्टूबर 2019। हाँ, आपको डेट जो प्री में आएगी वो 31 अक्टूबर आएगी 100%। ठीक है, कि डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज क्या थी। इसमें ना पता क्या हुआ था, इस एक्ट के लास्ट में ना शेड्यूल, बहुत सारे शेड्यूल थे। एक 5वां शेड्यूल, एज फार एज आई रिकॉल 5वां ही था। 5वां शेड्यूल, उसमें ना लिस्ट दे दी कि यार अब से हमारे ऊपर ये लगना है। जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के पीछे शेड्यूल्स में एक लिस्ट दे दी गई कि यार अब हमारे ऊपर ये फलाना फलाना एक्ट लगना है। उसमें से एक नाम सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी था, एक एंट्री। ऐसी सारे एक्ट्स की एंट्रीज थी जो जो उन्होंने अपने ऊपर लगाने के लिए हाँ भर दी है। यू गेट माय पॉइंट। ठीक है, ऐसे ऐसे हुआ था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, मतलब हमारी इन एक्ट्स की एंट्री वहां पे कैसे हुई है, ऐसी हुई है। ठीक है, तो आपको देखिए, हाँ तो ये डेट याद रख लेंगे आप, पहले नहीं लगता था अब लगता है। आगे आ जाइए, क्लॉज 3 पे आओ। इट शैल कम टू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1930, घोल के पी जाइए, मार्क कर लीजिए प्री के लिए 1 जुलाई 1930। ये डेट है, डेट ऑफ, बताना इनैक्टमेंट है कि इन्फोर्समेंट है, बताना। इनैक्टमेंट कौन सी है, ऊपर कुछ दिख रहा है शॉर्ट टाइटल के एग्जैक्टली नीचे, 15 मार्च 1930, वो है डेट ऑफ इनैक्टमेंट, डेट ऑफ प्रेसिडेंशियल असेंट। ठीक है एवरीवन, जिस दिन असेंट मिली है वो डेट ऊपर लिखी गई है, जिस दिन उसको इन्फोर्स किया गया है। इन्फोर्स कैसे किया जाता है, ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करके इन्फोर्स करा जाता है, और वो डेट है हमारे पास 1 जुलाई 1930। एवरीवन डन, चले आगे। ठीक है, अब आ जाइए आप क्लॉज 2 सेक्शन 2 पे, डेफिनेशंस। इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। इस लाइन का मतलब समझ लेंगे तो हमारे लिए बैरक पढ़ना आसान रह जाएगा, है ना, डेफिनेशन पढ़नी आसान रह जाएगी एटलीस्ट। ये बोला, इन्होंने बोला यार इस एक्ट में हम जो आपको डेफिनेशन देने लगे हैं ना, कितनी 14 डेफिनेशन है, 15 तो चलो एक्स्ट्रा चीज हो गई, 14 डेफिनेशन आपको देने लगे हैं। और इन 14 डेफिनेशन को आपने वही मतलब लेना है जो लिखा गया है, पर कब तक, जब तक आपको एक्ट पढ़ते पढ़ते ये ना लगे कि यार इसका मतलब तो कुछ और लग रहा है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, लेट अस टेक एन एग्जांपल। 2:1 क्या है, बायर वर्ड लिखा है। लेट अस टेक एन एग्जांपल।
2-1 is buyer. Buyer क्या कहते हैं? Buyer is the person who buys or agrees to buy. अब आप देखो, आपने ऑनलाइन परचेज करी, ऑनलाइन कोई आर्टिकल मंगाया, आपको लिखा था वहां पे 15 डेज रिटर्न पॉलिसी, ठीक है, आपने आर्टिकल मंगा लिया, बाद में आपने रिटर्न कर दिया 14th डे, 15 दिन का रिटर्न था, आपने 14th डे आर्टिकल रिटर्न कर दिया इनकॉम्पिटेंसी के बेसिस पे कि यार जो काम मेरे को चाहिए था वो तो होता नहीं है इससे, ठीक है, हो सकता है ना। अब पॉइंट क्या हुआ, क्या आप बायर हुए या नहीं हुए? आपने तो बाय करा था यार, यू गेट माई पॉइंट। आगे चल के आपको ऐसे की सिचुएशंस आएंगी जिसमें आपको लगेगा यार ये जो बायर का मतलब दिया गया ये फिट नहीं बैठ रहा यार, हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। लॉ कहता है कोई बात नहीं, कर लो, ये कहता है, ये मतलब है पहली लाइन का, जो इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, बोला हो सकता है आगे चल के आपको एक्ट, इसको हर वर्ड का मतलब में थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ सकता है सेक्शंस के अकॉर्डिंग, तो कोई चक्कर नहीं है, हम कर सकते हैं, बस इतनी चीज आपको याद रखनी, दैट्स मोर देन इनफ। चलें चलें, ठीक है, मैं आपको सीधा कराने लगी हूं 2 clause 7, शुरुआत ही 2 clause 7 से है। वाई? नाम है सेल ऑफ गुड्स, गुड्स नहीं पता तो क्या पढ़ेंगे, दैट इज वाई, ठीक है। और ये डेफिनेशन टेक्निकल है, पूरे बेयर एक्ट की सबसे टेक्निकल डेफिनेशन है 2-7, और सबसे इंपॉर्टेंट भी, और हजारों क्वेश्चन भी बनते हैं, साथ साथ लिखवाती जाऊंगी क्या प्रीमियम क्या मीन्स में, ठीक है एवरीवन, ठीक। आपको पहले मैं एक जिस्ट दे देती हूं कि मैं रेफर किस किस को करने वाली हूं। सेक्शन 3 टीपीए रेफरेंस में आएगा, सेक्शन 3 क्लॉज 26 जनरल क्लॉजेस एक्ट पिक्चर में आएगा, सेक्शन 3 क्लॉज 36 जनरल क्लॉजेस एक्ट पिक्चर में आएगा, रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 3 पिक्चर में आएगा, और हमारा ये सेक्शन 2 क्लॉज 7 सेल ऑफ गुड्स एक्ट। 4-5 चीजों को रेफर करके हमारी एक डेफिनेशन हमने अच्छे से समझनी है, ठीक है। विल गो विद द फ्लो, जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ, हम इसको ना याद क्या करेंगे, एक्चुअली पेपर में गुड्स में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर गुड्स आता है क्वेश्चन, आई विल गिव यू द क्वेश्चन एज वेल। एक काम करो, क्वेश्चन लिख लो पहले, हम इसका आंसर डिस्कस करने लगे आज। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म गुड्स, इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल देना इसे, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड टर्म गुड्स इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सबसे पहले अगर हम 3 क्लॉज 36 देखें ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट, जनरल क्लॉजेस एक्ट, जिनको नहीं पता जनरल क्लॉजेस एक्ट क्या है, जनरल क्लॉजेस एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो कहता है जहां पे कुछ नहीं ना, अब आपको कहीं पे कुछ ना मेले मेरे पास आ जाना, मैंने लिखा होगा अपने पास, दैट इज जनरल क्लॉजेस एक्ट, ठीक है। आई थिंक इट इज 1897 1872, आई डोंट नो, दैट्स फाइन, ठीक है, 90 मे बी 1897 के करीब का है। तो इसमें क्या कर रखा है, जो कहीं नहीं दे रखा यहां दे रखा है, तो होता क्या है, सबसे पहले हम 3 क्लॉज 36 से शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा रेफरेंस देने लगी हूं। 3 क्लॉज 36 जो है वो बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी की, ठीक है। पहले एबीसीडी जब हम पढ़ते हैं पहले आई आता है कि एम, आई पहले आता है ना, तो 3 क्लॉज 26, ये मैंने खुद को ऐसे याद कराया था, और यही लॉजिक है, 3 क्लॉज 26 पहले आता है, आई पहले आता है, इमूवेबल है, 36 एम बाद में आता है, 36 बाद में आता है, मूवेबल है, ठीक है। तो हम आगे 3 क्लॉज 36 हम पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, वहां पे लिखा गया है, आई एम सॉरी, क्या, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ, एक मिनट रुको, अगर मैं आपको कहूं कि पहले हम 26 पढ़ लें प्लीज, पहले 26 पढ़ते हैं, वाई 26 पढ़ना बहुत आसान है, क्योंकि हर एक्ट ने क्या कर रखा है, बोल दिया जो इमूवेबल नहीं मूवेबल है, हर एक्ट ने क्या करा हमारे लिए ना,
मूवेबल को समझना थोड़ा ज्यादा आसान क्यों रहेगा, क्योंकि इन्होंने क्या डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हर एक्ट में बोल दिया जो इमूवेबल नहीं है वो मूवेबल है, इसलिए इसको उस कॉन्टेक्स्ट से पढ़ना थोड़ा बेटर रहता है, आसान रहता है, ठीक है। सो इन्होंने यहां पे भी बोल दिया एनीथिंग विच इज नॉट इमूवेबल इज मूवेबल, ठीक है। उसके बाद फॉर आर बेटर एक्सप्लेनेशन हम चल जाते हैं एक बार के लिए सेक्शन 3 टीपीए में। सेक्शन 3 टीपीए ने भी यही करा और लिख दिया यार कुछ चीजें ना इमूवेबल प्रॉपर्टी से एक्सक्लूडेड है। सब कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी है लेकिन 3 चीजें एक्सक्लूडेड है इमूवेबल प्रॉपर्टी से। टीपीए ने बोल दिया, मैंने नहीं बोला। टीपीए ने कहा 3 चीजें मैं अपने एम्बिट से बाहर निकाल रहा हूं, अपने एम्बिट मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी के एम्बिट से बाहर निकाल रहा हूं। वो 3 चीजें क्या थी? वो 3 चीजें थी ग्रोइंग क्रॉप्स, नहीं वो बाद में आएगा, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, स्टैंडिंग टिम्बर, वो वाली 3, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड स्टैंडिंग टिम्बर। पॉइंट इज वाई यार इसको इमूवेबल में क्यों नहीं मान रहे आप? आपने इसको इमूवेबल के एम्बिट से बाहर क्यों निकाला है इज आवर क्वेश्चन फर्स्ट। ग्रोइंग क्रॉप्स चाहे हमने बीज आज डाला हो, हमारी नियत क्या है? काटनी है ना, फसल काटनी है, नियत इंटेंट मैटर करेगा। तो चलो जी ये इमूवेबल तो नहीं है, ये मूव होने वाली है, हमने इसको काटना ही है। ग्रास ज्यादा से ज्यादा फॉर्डर के काम आती है ना। उसके अलावा कोई घास तो नहीं उगा के रखता घरों में, ठीक है, घास काटनी ही होती है, ठीक है। दिस इज अनदर रीजन, हमारा इंटेंट ही होता है ग्रास का कि यार कटनी है, मतलब ग्रास का नेचर ही क्या है, कटनी है। तो इमूवेबल नहीं है, मूवेबल है। स्टैंडिंग टिम्बर लकड़ी है यार, वी आर गोइंग टू यूज सपोजिबली मैंगो ट्री है, टीक ट्री है, इनकी लकड़ी ही काम आती है, लकड़ी ही कटनी है, पेड़ कटने ही कटने हैं, लकड़ी के काम आने हैं, हमारे फर्नीचर के काम आने हैं। तो इंटेंट बिहाइंड ग्रोइंग दोज ट्रीज इज टू बियर द फ्रूट वाया यूजिंग देयर वुड, राइट। तो टेक्निकली जो चीज में हमारी नियत ऐसी है कि जिसको काटना ही काटना है, हम उसको इमूवेबल की कैटेगरी से निकाल के मूवेबल की कैटेगरी में फेंक देते हैं। इन्होंने क्या बोल दिया? इमूवेबल एक्सेप्ट दीज। तो 3 एक्सेप्शंस क्यों है ये क्लियर है यहां तक, किन तीनों को एक्सेप्शंस क्यों बनाया गया है, ठीक है। अब बारी आ जाती है एक वर्ड समझने की, वो है एक्शनेबल क्लेम, ठीक है। आपको ना 4-5 पार्ट्स में डेफिनेशन कराऊंगी, उसके बाद कंबाइन 1 मिनट में आप लोग खुद कर पाएंगे, ठीक है। 4-5 डिफरेंट पोर्शंस में आपको डेफिनेशन करवाई जाएगी, एक्चुअली वर्ड्स को समझाया जाएगा एक एक, ठीक है। उसके बाद आपको माइंड एक डेफिनेशन को जब आप देखेंगे तो आपको 1 सेकंड में समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अभी कंफ्यूज नहीं होना है कि यार ये कहां लिखा जो मैं बोल रही हूँ, लिखा कहीं नहीं है यहाँ पे, मतलब आपके सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं लिखा है। आई एम गोइंग टू ब्रिंग डिफरेंट पोर्शंस एट वन प्लेस एंड देन यू आर गोइंग टू बेसिकली पुट एवरीथिंग टुगेदर एंड जॉइन द डॉट्स, ठीक है। अब आप आ जाइए, एक्शनेबल क्लेम वर्ड समझते हैं। एक बार प्लीज मेरे लिए डेफिनेशन रीड करना 2 क्लॉज 7 की पहली लाइन। बस बस रुको रुको, इन्होंने क्या बोला? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल क्या है जो इमूवेबल नहीं है, ठीक है। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट ए वर्ड, क्या यूज है? अदर देन एक्शनेबल क्लेम। आप देखो नाम से अगर मैं ऐसे लिख दूं सारे स्टूडेंट्स आएंगे बट प्रीति ने नहीं आना, तो आप समझोगे यार मतलब प्रीति है तो स्टूडेंट ही, यही समझोगे ना। तभी बोल रही है बट मैं क्यों लगा रही हूं, एक्सेप्शन क्यों बनाते हैं किस चीज को, जब वो होती है उसका हिस्सा ही है। मन एक्सेप्शन कैसे हो गई? तभी स्टूडेंट्स आना बट शिक्षा मैम ने नहीं आना, दैट वो बट नहीं है, वो एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि मैंने बोले स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पे चीज समझो, यहाँ पे वर्ड यूज करा है हमने, ये मैंने क्यों बोला ये बात, क्योंकि यहाँ पे हमने वर्ड यूज करा है सारी मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन दिस, मतलब अच्छा एक्शनेबल क्लेम है तो मूवेबल ही। यू गेट माई पॉइंट। एक्सेप्शन कब बनाई जाती है? जब उसका हिस्सा हो एक्चुअली। तो यहां पे हमें इतनी चीज तो समझ आ गई यार, एक्शनेबल क्लेम है तो मूवेबल प्रॉपर्टी का हिस्सा ही, तभी अदर देन लिखा गया है। यहां तक ठीक है। अब समझते हैं व्हाट एक्चुअली इज एन एक्शनेबल क्लेम। ये कॉन्सेप्ट एंटायरली टीपीए का कॉन्सेप्ट है, बट इसके सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बहुत सारे न्यूमरस क्वेश्चंस आते हैं, वो किस फॉर्म में आते हैं वी आर गोइंग टू सी ऑल दैट टुडे, ठीक है। आ जाइए,
तो हुआ क्या, मैं आपको बोल दूं, अगर इतनी सी टर्म बोल के छोड़ दूं, एक्शनेबल क्लेम इज इक्वल्स टू अनसिक्योर्ड डेट। हुआ क्या, मेरे दोस्त ने मुझसे पैसे मांगे, मैंने उसे पैसे दिए, अब वो वापस नहीं कर रहा यार। अब मेरे पास उसने कुछ गिरवी भी नहीं रखा था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कुछ नहीं था, मैं क्या करूं यार, ये तो अनसिक्योर्ड हो गया ना यार, मेरा कर्जा है और अनसिक्योर्ड है, क्या वो अनसिक्योर्ड डेट की कैटेगरी में आ जाएगा? द आंसर इज यस। एनीथिंग जिसके बदले कुछ पैसे, कुछ सिक्योरिटी ना रखवाई गई हो और आपके ऊपर कर्जा आ गया है, दैट इज एन अनसिक्योर्ड डेट, और अनसिक्योर्ड डेट हमारा एक्शनेबल क्लेम होता है। बेसिक चीज, बेसिक डेफिनेशन, इससे बेसिक नहीं हो सकती है, ठीक है। आगे समझने वाली चीज क्या है, क्या मियरली बिकॉज, ओके एग्जांपल्स लेते हैं। प्री में ये क्वेश्चंस आने हैं, लिखते जाओ, चाहे आपकी मर्जी है कि बाद में लिखवाऊं कि साथ साथ लिखने, बता दो मुझे, साथ साथ लिखवा दूं, प्लीज लिख लो। प्री में से 6-7 क्वेश्चन मैं लिखवाने लगी हूं, जिसमें से आ जाएगा कोई ना कोई प्री में, ठीक है। पहले समझाती हूं, एक एक लिखते जाएंगे, ठीक है। हुआ क्या, एरियर्स ऑफ रेंट, एरियर्स ऑफ रेंट, मैंने ना अपने घर में एक बंदे को किराए पे रख लिया, उससे सिक्योरिटी कोई नहीं ली, उसने 5 महीने का रेंट नहीं दिया। मैंने अपने घर पे एक बंदा किराए पे रखा, 5 महीने का रेंट उसने नहीं दिया, मैंने उससे सिक्योरिटी भी नहीं ले रखी यार, सॉरी, ठीक है। अब चूंकि मैंने उससे सिक्योरिटी नहीं ले रखी, 5 महीने का रेंट वो मेरा दे नहीं रहा, तो क्या मैं इसको बोल पाऊंगी सर कोर्ट में जाके, क्या कि सर ये एक्शनेबल क्लेम है? पुनीत, यस, हाँ यस, पूछ, मैंने जो सवाल पूछा उसका बताओ, क्या एरियर्स ऑफ रेंट, क्या मैं कोर्ट में जाके बोल पाऊंगी कि सर ये एक्शनेबल क्लेम है मेरा? आपका नाम भूल गई मैं। पवनीत, नो। क्या लग रहा है? ध्रुव, नो। काश, नो। यस। राजेंद्र, राजविंदर, यस। नाम, हिमानी, यस। संदीप, नो। रमन, यस। नाम, मंजोत, यस, नो, नो, यस, नो क्यों आकाश? कुछ पे ही नहीं कितना, मतलब आपको कुछ पैसे ही नहीं देते, मतलब पैसे तो लेने हैं, तो डेट तो है ही, नो डाउट इट्स अ डेट, बट मतलब कॉन्शियस नहीं बह रहा लेकिन है, ठीक है। लेट अस सी, लेट अस सी, आई एम नॉट सेइंग आई एम गोइंग टू प्रूव इट, ठीक है। लेट अस सी, हुआ क्या, हमारे पास ना एक चीज को एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी में फिट करने के लिए हमें 2 चीजें देखनी है, 3, रादर 3, 3, 3, 3। पहला, डेट है क्या? अरे भाई बताओ, है, कर्जा है ना, 5 महीने का रेंट कर्जा है, क्या उसके बदले मैंने आपको भी बताया कोई सिक्योरिटी नहीं ली थी यार मुझसे, सिक्योरिटी ली थी कि यार श्रद्धा अगर तूने रेंट ना दिया, मैंने तेरा ये बाइक बेच देनी है, मैंने तेरी, ऐसा कुछ नहीं करा था, नथिंग एट ऑल, ठीक है। अनसिक्योर्ड है सेकंड थिंग, और थर्ड थिंग जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई थी, क्या वो फिक्स्ड अमाउंट है? क्या वो फिक्स्ड अमाउंट है आकाश? 5 महीने का रेंट यार, पता ही है, 50,000 रुपए हो गए होंगे, ठीक है। टेक्निकली बात ये है कि अगर ये 3 चीजें हैं तो वो एक्शनेबल क्लेम है। आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगी, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू प्रूव माई सेल्फ यूजिंग द एग्जांपल्स। फिक्स, डन। और नो वाले को थोड़ा सा लगा कि हाँ हो सकता है, सही बोल सकती हूँ मैं, लग रहा है क्या? नो जिसने बोला था उसको लग रहा है कि हाँ यार मैं अपने को प्रूव कर पा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा कर पाऊंगी। लेट अस सी, आ जाओ नेक्स्ट। फर्स्ट डाल दिया क्वेश्चन आपने, लिख लिया ये, लिख लो ना, एक क्वेश्चन यही है यार कि इज दिस अरेज ऑफ रेंट,
Actionable claim. The answer is yes. Next point, next question. Arrears of salary. Arrears of salary. एसेंशियल्स आपके सामने पड़े हैं, मैच कर लेना और मुझे बताते जाना। 5 महीने की सैलरी दी मुझे इन्होंने, फिर किसी का नो है, किसी का नो है, मंजोत नो है क्या? पक्का? यस सर। कंफ्यूजन है ना, कुछ कंफ्यूजन है? बताओ क्या बताने लगी हूँ कैसे, बट यस नो पहले बता रही हूँ, पूछ रही हूँ मतलब। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, जब हम नौकरी लेने आते हैं ना यार, हम बड़े हम्बल बन के आते हैं। ये तो नहीं कहते पहले अगर मेरी तनख्वाह ना दी फिर पहले रखवाओ कुछ, बोलते हैं? नहीं बोलते ना। तो अनसिक्योर्ड तो हो गया ना यार, कोई सिक्योरिटी तो रखवाई नहीं हमने, पैसे नहीं आएंगे तो भी चुप कर बैठना पड़ेगा, है ना। अनसिक्योर्ड हो गया, कर्जा हो गया इनके ऊपर इकट्ठा 5 महीने की तनख्वाह यार, और लास्ट में फिक्स अमाउंट है। हाँ मुझे पता है यार, मेरी सैलरी फिक्स है यार। 3 चीजें हैं तो वो एक्शनेबल क्लेम है। आई कैन, अब एक्शनेबल क्लेम होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं कोर्ट में नहीं जा सकती। एक्शनेबल क्लेम का जो मतलब है ना, उसके नाम में छुपा है। एनी क्लेम जिसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है इज एन एक्शनेबल क्लेम। एक ऐसा क्लेम जिसके अगेंस्ट कोर्ट में जाके एक्शन लिया जा सकता है इज एन एक्शनेबल क्लेम, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो क्या मैं अरेयर्स ऑफ सैलरी को एक्शनेबल क्लेम बोल सकती हूँ? नेक्स्ट आ जाते हैं, इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम, एग्जांपल दूं, फिर आप मुझे बता देना एक बार। हुआ क्या, मैंने अपनी लाइफ इंश्योरेंस करा रखी है कि मरने के बाद 50 लाख रुपए दे देना मेरे घर वालों को। ठीक है, एज आई डाई 50 लाख रुपए हो चुके होंगे, मेरे घर वालों को देना। आई डाई, मेरे घर वालों को 50 लाख दे नहीं रहे यार, ये हो गया क्या? ये एक्शनेबल क्लेम है? अरे भाई कैसे नहीं यार, बताओ। मेरी डेफिनेशन में नहीं है। बताती हूँ, वहां पे आऊंगी मैं। है ना, बस सुनो मेरी बात, मैं बता रही हूँ कैसे। आकाश, खर्चा हो गया उनके ऊपर 50 लाख रुपए। हमने उनके उनसे कुछ पकड़ा भी नहीं था यार, कि अगर मैं पैसे जमा करा रही हूँ हर हर महीने 1 लाख रुपए, अगर ना दिए कल को फिर। लेकिन आप ये देखो ना यार, आप इसको किस फॉर्म में कोर्ट में जाके मांगते हो? क्या इसको आप सोगा में मांगते हो कि टीपी में मांगते हो, ये सवाल है। अब आप देखो, एक चीज समझाऊं, मेरे मन में सवाल आता था यार, ये क्यों स्यापा कर रखा है गुड्स की डेफिनेशन में, इसको डालना है कि एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन में डालना है, क्यों करना क्यों है यार? ये वैलिड क्वेश्चन है यार, कि क्यों डिवाइड ही क्यों करना है? पहले होता था सेल्स टैक्स, हम जानते हैं, सेल्स टैक्स खाती थी स्टेट, अब तो जीएसटी आ चुका है। सेल्स टैक्स खाती थी स्टेट, बड़ा पंगा होता था, वो कहते थे सारा कुछ स्टेट की कैटेगरी में डाल दो। स्टेट की कैटेगरी में कैसे डाल दो? गुड्स की कैटेगरी में डाल दो। गुड्स की कैटेगरी में डाल दोगे तो सेल ऑफ गुड्स में आ जाएगा और सारा टैक्स हम खाएंगे। 1930 का एक्ट है यार। ठीक है, तो इसीलिए ये लड़ाई थी कि ये चीज एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी में डाली जाए कि गुड्स की कैटेगरी में डाली जाए। मिलना तो हमें कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में भी था, लेकिन क्या किस फॉर्म में मांगे? फॉर्म में मांगे कि गुड्स की फॉर्म में मांगे, वाज द क्वेश्चन। इसको हम एक्शनेबल क्लेम की फॉर्म में मांगते हैं क्योंकि ये तीनों चीजों को में फिट बैठ रहा है। रीजन समझ आया? सेग्रीगेशन करी क्यों हमने? नेक्स्ट पॉइंट, वो फ्लक्चुएटिंग है ना यार, अपने आप यहां से हट गया ना, एसेंशियल्स पूरे नहीं किए यार उसने। पुनीत, अभी मैं कोई चीज बताने लगी हूँ, एक और एग्जांपल ले लो। ये देखो एग्जांपल, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही यही है, डैमेजेस।
क्या डैमेजेस एक्शनेबल क्लेम है इज द क्वेश्चन. Both. No, ma'am. Why? Absolutely. Right to get damages is not an actionable claim. क्योंकि चाहे वो कर्जा भी है, उसने देने यार मेरे पैसे भरने कितने ये नहीं पता, कोर्ट डिसाइड करेगा भी रुक जाओ, तो ऑटोमेटिकली पुनीत आपके जितने भी सवाल थे वो सारे आंसर हो जाएंगे इसमें. डन एवरीवन, राइट टू गेट डैमेजेस डन. आगे चले नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इज राइट टू क्लेम मीन प्रॉफिट्स. राइट टू क्लेम mean profits an actionable claim. mean profits क्या होते हैं? For the new students who have not studied CPC so far, mean profits defined हैं section 2 clause 12 of CPC में, और एक ऐसे profits जो कि नाजायज profits हैं. एक तो आपकी प्रॉपर्टी हड़प ली मैंने, ऊपर से उसके ऊपर जो रेंट आता था वो भी खा गई यार मैं. एक तो आपकी प्रॉपर्टी हड़पी, ऊपर से जो आप फसल उगाते थे मैं वो भी काट काट के बेचती रही और खा गई. यहां उगा सकती थी फसल मैं, उगा आप सपोजिबली, अगर आपकी प्रॉपर्टी ना हड़पी होती मैंने, तो आप उस पे कनक उगाते, बेचते, 1 लाख रुपए कमा लेते महीने में. जबकि मैंने वहां पे इंडिगो उगा दिया या कुछ भी सस्ता सा कुछ उगा दिया, जिसकी वजह से आपको सिर्फ जो मतलब मेरे को सिर्फ 30,000 रुपए मिले, 70,000 रुपए का घाटा. क्या ये सारी चीजें जो मैं कमाती हूं या मैं कमा सकती थी, ये सारी कवर हो जाती हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ मीन प्रॉफिट्स इन सेक्शन 2 क्लॉज 12 ऑफ सीपीसी. ठीक है, ऐसे प्रॉफिट्स मीन प्रॉफिट्स होते हैं. अब आप कोर्ट में गए, मैंने कहा सर एक तो मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली थी पुनीत ने, ऊपर से सर इसके ऊपर ये वाला क्रॉप उगाना था मैंने, जो भी है इसने नहीं उगाया, 1 लाख रुपए का सर डैमेज. मीन प्रॉफिट सर, मीन प्रॉफिट्स 1 लाख रुपए के, यहां सर इसने खा लिए, इसने रेंट भी खा लिया 1 लाख रुपए, ऊपर से प्रॉपर्टी भी हड़पी हुई है मेरी और ऊपर वाला प्रॉफिट भी खा लिया. सर प्लीज मुझे मीन प्रॉफिट्स वापस दिए जाएं 1 लाख रुपए. सवाल आता है क्या ये एक्शनेबल क्लेम है? यस, नो, डोंट नो. व्हाई नो? इसमें कोर्ट डिसाइड करेगा ना यार, लाख रुपए देने के नहीं देने. हाँ जी, आपका एक्चुअली पोजीशन मतलब एक्वायर कर लिया, मार लिया, चलो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਥਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 50,000 ਦਾ रेंट आ जाएगा इस जगह. कोर्ट ने देखो ना, अमाउंट है ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਓ, LOL, ਕੋਰਟ ਇਜ਼ ਯੈਟ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰੈਂਟ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ. मैं कोर्ट से जाके ज्यादा नहीं मांगूंगी, मैं ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू द कोर्ट, द पीपल सपोजली आई एम एन आउटसाइडर, आई एम गोइंग टू द कोर्ट कि सर this was the amount of profits that I would have earned via rent or something else if I was staying in that property. ठीक है, now the court will see if it is actually the amount that he is asking. इसमें mean profits कितने देने हैं, it is the power of the court, discretionary power of the court. ठीक है, मीन प्रॉफिट्स कितने देने हैं इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट. ठीक है मनजोत, इसीलिए दिस इज नॉट कवर्ड अंडर एक्शनेबल क्लेम. इट इज नॉट एन एक्शनेबल क्लेम. संदीप समझ आया? अच्छा ठीक है, किसी को नहीं समझ आया यहां तक? किसी को कोई कंफ्यूजन है यहां तक? नेक्स्ट प्री का क्वेश्चन बना लो. राइट टू गेट प्रोसीड्स ऑफ बिजनेस. राइट टू गेट प्रोसीड्स ऑफ बिजनेस. कितना प्रॉफिट हुआ है सर? ये मेरा सारा प्रॉफिट खा के दे नहीं रहा, इतना प्रॉफिट हुआ था. एक्शनेबल क्लेम है. Profits are determined. Yes, please write down yes.
फ्री में आएगा, you have to say it is an actionable claim. How is the question? How is the question? As I already mentioned, the profits that I have earned have been entirely used by the other person. I go to the court, sir, my share was 50-50. ठीक है, please give me 50% share in 1 lakh rupees which has been earned as profits. ठीक है, if my share is 50%, court is going to grant me 50,000 or 1 lakh. That is going to be an actionable claim. आप देखो, profits are not fixed, but my percentage in that profits is fixed. मैं कोर्ट में गई हूं, सर इतना प्रॉफिट आया है एंड माय परसेंटेज इज दिस, फिक्स. मेक सेंस? इट शुड हैव अक्रूड, यस. आपको बताऊंगी अभी मैं चीज एक, जिस चीज की एक्शनेबल क्लेम हम कोर्ट में लेकर जाते हैं वो एग्जिस्टिंग भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है, पास्ट भी हो सकती है, कब कब जा सकते हैं, आई टेल यू ऑल ऑफ दैट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. ठीक है? हाँ जी, यस. आपके ऊपर कर्जा ना, मेरे पैसे दे नहीं रहे यार. आपने प्रॉफिट कमाया, हम दोनों ने मिलकर, हमारी पार्टनरशिप है, हम दोनों ने मिलकर प्रॉफिट कमाया, खा आप गए, ऐसा नहीं हो गया मेरा मतलब, मेरे आप हो गए कर्जदार. कौन हो गया कर्जदार? आप हो गए ना मेरे, है ना, डेटर आप हो गए मेरे. ठीक है, ओके. नेक्स्ट देखो, आज पहला दिन है, प्लीज डरो मत. ठीक है, पहला लेक्चर थोड़ा सा बर्डनिंग लग सकता है, आपकी शक्लें देखे तो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन आई कांट हेल्प इट, रियली कांट हेल्प इट. मतलब इससे ज्यादा छुड़वा के या इससे ज्यादा इसी तरीके से मुझे नहीं आता है पढ़ाना, ऑनेस्टली. ठीक है, तो आप लोग का फीडबैक डेफिनेटली मैं क्लास के 1 मिनट बाद लूंगी, एक क्लास लाइन लिखवा के, उसके बाद आई टेक योर फीडबैक. फिर आप लोग मुझे बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे आप चाहते हैं कि पढ़ाने के तरीके में आपको लगता है कि ऐसे आसान रहेगा. आई टेक ऑल ऑफ दैट. ठीक है, ओके. राइट टू क्लेम फॉर रिटर्न ऑफ अर्नेस्ट मनी. राइट टू क्लेम फॉर रिटर्न ऑफ अर्नेस्ट मनी. अर्नेस्ट मनी क्या होता है? बयाना. मैंने आपको इतना बयाना पकड़ा दिया था 10,000 रुपए कि यार बाकी बाद में देती हूँ. अब मैंने करना नहीं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, मैं कहूंगी 10,000 रुपए वापस देना. फिक्स्ड है, डेट है. ध्रुव समझ आ रहा है कुछ? अर्नेस्ट मनी क्या होता है? बयाना पता है? अच्छा, तभी नहीं समझ आया. ओके, मैंने आपके साथ, आपका घर खरीदना है, आपको मैंने 1 लाख रुपए पकड़ा दिए कि पक्की डील, बाकी बाद में देती रहती हूँ, है ना. ये बयाना कहते हैं. 1 लाख दैट आई हैव गिवन यू, है ना. अब मैं वो वापस मांगना चाहती हूँ क्योंकि आपने घर किसी और को बेच दिया, या वो घर वो डिजायर निकला ही नहीं, या कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया किसी भी फॉर्म में. ठीक है, अब मैं वो 1 लाख रुपए वापस मांग रही हूँ, क्या वो एक्शनेबल क्लेम है? यस. बस. और भी कराने हैं मैंने 3 चीजें. एक लॉटरी टिकट, हद से ज्यादा बार आता है, मेंस में भी आता है वो, तो लॉटरी टिकट वाला कॉन्सेप्ट जो मैं कल कराने वाली हूँ. दूसरा कॉपीराइट, प्री का है, कल कराऊंगी. और तीसरा फिक्स डिपॉजिट रिसीट, एफडी रिसीट. ये 3 चीजें ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी लंबी है इसलिए मैंने अभी छोड़ दी है, ताकि मैं कल पे लेकर जा रही हूँ उन्हें. ठीक है, अभी के लिए आई एम गोइंग टू एंड द लेक्चर. कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड वी कैन सी हाउ वी कैन फिगर थिंग्स आउट. ऑनलाइन सबको